हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेज। अभी की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक मृदा का वर्गीकरण, यानी कि मिट्टियों के प्रकार पढ़ेंगे और कौन सी मिट्टी भारत के किस हिस्से में पाई जाती है ये पढ़ेंगे। इसके अलावा किस प्रकार की मिट्टी में कौन सा फसल सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से उगता है ये भी पढ़ेंगे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ना सिर्फ बोर्ड वाले बच्चों के लिए बल्कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं जलोढ़ मृदा के बारे में। ठीक है जी, तो यहाँ देखिए मैंने सब कुछ लिख रखा है। जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? तो जो नदियों के जरिए या नदियों के द्वारा कह सकते हैं जो बहाकर लाई गई मिट्टी होती है ना, उसे हम लोग कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। इसके बारे में मैंने डेफिनेशन बता दिया था। अब देखते हैं यहाँ पे, तो जलोढ़ मिट्टी को अगर देखा जाए कि कितने क्षेत्रफल में ये है, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है ना वो जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुल जो मृदा यहाँ पाई जाती है खेती करने के लिए जो उपयुक्त है उसका 44% जो है ना वो क्या है? जलोढ़ मिट्टी है। अगर हम लोग बात करें कि ये हेक्टेयर में कितना है भाई, तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी के रूप में। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि कृषि के लिए ये सबसे ज्यादा उपयुक्त मिट्टी है। मतलब कि कृषि कार्य अगर आपको करना है और आपके पास जलोढ़ मिट्टी है तो उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है बच्चों, तीसरा गुण ये है कि ये है क्या, तो इन नदियों के द्वारा बहा करके लाई गई मिट्टी है ये। इसके अलावा समुंदर जो है ना वो अपने तट के किनारे पर भी इसी तरह की मिट्टी ला करके फैला देती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि ये कौन कौन से इलाके तक फैला हुआ है। तो पंजाब से लेकर के असम तक का जो इलाका है वो क्या है? जलोढ़ मिट्टी का ही है। ठीक है जी, जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है उसमें। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में 2 नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, जिनकी घाटियों में ये वाली मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां पर जो गोदावरी नदी है उसकी घाटियां जो है ना वो भी किस मिट्टी से भरी हुई है? जलोढ़ मिट्टी से भरी हुई है। ठीक है जी। उड़ीसा और मध्य प्रदेश का बात करें, मतलब एक ऐसी नदी है जो उड़ीसा में भी बहती है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी बहती है। वो कौन सी नदी है? महानदी है। ठीक है, तो इसकी घाटियों में भी यही मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ओके बच्चों, अब अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो वहां पे कावेरी नदी की घाटी है, वहां पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम केरल की बात करें तो केरल में क्या है भाई? तो समुंदर है। तो समुंदर तट के किनारे जितनी भी मिट्टी पाई जाती है वो सारी की सारी क्या है भाई? जलोढ़ मिट्टी ही है। ठीक है, इसके अलावा महानदी, कृष्णा, गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब की जो डेल्टाएं हैं वो डेल्टाएं भी क्या है? जलोढ़ मिट्टी की बनी हुई हैं। ओके बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसमें किस प्रकार के ये जो होते हैं ना, जो फसल होते हैं उनका उत्पादन होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे तो जितने भी प्रकार के खाद्यान्न हैं, मतलब जितने भी प्रकार के खाने की चीजें हैं वो सभी चीज हम लोग इसमें उपजा सकते हैं। ओके, इसके अलावा तेलहन, तेलहन बोले तो ऐसी फसल जिससे तेल निकलता है उसे क्या कहते हैं? तेलहन कहते हैं। इसके अलावा कपास की भी खेती होती है जिससे कि कपड़ा वगैरह बनता है। ठीक है, गन्ना और सब्जियां उगाई जाती हैं। मतलब ये कहो कि मतलब सारी की सारी चीजें ही इस पे हो जा रही हैं, कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए तो। अब बात करते हैं कि इसमें किसी चीज की कमी होती है क्या? तो हाँ, इसमें नाइट्रोजन की और कई जगहों पे फास्फोरस की भी क्या होती है? कमी होती है। तो अगर भाई इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी है तो हम लोग क्या करते हैं? इसमें उर्वरक का उपयोग करते हैं। तो कैसा उर्वरक का उपयोग करेंगे? जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों ही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। तो नाइट्रोजन के लिए यूरिया का इस्तेमाल करते हैं और फास्फोरस के लिए किसी भी प्रकार का जो फॉस्फेट होता है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं उर्वरक के रूप में। तो अगर आपसे ये पूछे कि जलोढ़ मिट्टी में उर्वरक के रूप में किस प्रकार के उर्वरक का उपयोग किया जाता है तो क्या बताओगे? नाइट्रोजन युक्त और साथ ही साथ फास्फोरस युक्त। ओके बच्चों, अब देखिए ये जो जलोढ़ मिट्टी है ना, मिट्टी के आयु के आधार पे इस जलोढ़ मिट्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक को कहते हैं बांगर मिट्टी और एक को कहते हैं खादर मिट्टी। ठीक है, ये बांगर मिट्टी जो मतलब जिनका आयु थोड़ा सा ज्यादा हो चुका होता है उसे कहते हैं बांगर मिट्टी। इसमें कहीं कहीं पे कंकड़ भी पाए जाते हैं इस मिट्टी में। अब बात करते हैं खादर मिट्टी की, तो जहाँ पे बाढ़ ज्यादा आता है, हर साल नदियां जो है ना वो अपने साथ क्या लेके आती हैं? मिट्टी बहा करके लाती हैं। तो ये जो नई नई परतें बनती रहती हैं ना उस मिट्टी की, उसी को क्या कहते हैं? खादर मिट्टी कहते हैं। नई नई परतें बनती रहती हैं। इनके जो कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और इनकी उर्वरा शक्ति की बात करें तो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब इसमें फसल जो होता है ना वो बहुत मजबूत होता है और बहुत ज़्यादा उपजता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए थोड़ा सा एक जानकारी की बात बता दूं, बालू मिश्रित अगर जलोढ़
मिट्टी कहीं पे आपको दिख जाए, मतलब कि ऐसी जलोढ़ मिट्टी जिसमें हल्का हल्का बालू भी मिला हुआ है, तो उसे दियारा कहते हैं। खास करके बिहार की बात करें तो बिहार में तो इसे दियारा ही कहते हैं। और ये मिट्टी मक्का के उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। मतलब कि अगर आपको मक्का उपजाना है और आपके पास दियारा मिट्टी है तो उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये था जलोढ़ मिट्टी के बारे में। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखते हैं मिट्टी का प्रकार कौन सा है। तो आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं मिट्टी के अगले प्रकार की, जो कि है काली मिट्टी। तो मैंने यहाँ पे काली मिट्टी के बारे में जो भी जानकारियाँ हो सकती थी वो सब कुछ लिख दिया है। तो आइए देखते हैं एक एक करके। काली मिट्टी को कई जगह पे रेगड़ मिट्टी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके निर्माण की, तो दक्षिणी क्षेत्र के लावा वाले भागों में इसका निर्माण सबसे अधिक होता है, यानी कि काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि ये किस चीज़ के लिए सबसे अच्छा है। तो कपास और गन्ने की खेती के लिए इससे अच्छी कोई मिट्टी हो ही नहीं सकती। सर्वोत्तम है ये कपास और गन्ने की खेती के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में सवाल बनता है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, तो कौन सी मिट्टी हो जाएगी, काली मिट्टी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये जो मिट्टी है वो कृषि के लिए जो भी उपयुक्त भूमि है हमारे यहाँ, या तो फिर कह सकते हैं जो मिट्टी है उसके कितने भूभाग पे, कितने % भूभाग पे ये मिट्टी पाई जाती है, तो 18% पे पाई जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इंडिया के कौन कौन से इलाके में काली मिट्टी पाई जाती है। तो महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा भूभाग काली मिट्टी से ढकी हुई है। गुजरात का जो सौराष्ट्र का इलाका है ना, वहाँ पे भी काली मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और यूपी, इसके भी कुछ क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश में ही काली मिट्टी पाई जाती है, तो पूरा में नहीं पाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि पाई ही नहीं जाती है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी काली मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान में जैसे मालवा का जो इलाका है वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो काली मिट्टी है उसका कलर काला क्यों है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो उसमें लोहा और एल्यूमिनियम से युक्त एक पदार्थ मिला हुआ होता है जिसे कहते हैं टाइटेनोमैग्नेटाइट, और इसके अलावा एल्यूमिनियम के सिलिकेट मिले हुए होते हैं। ठीक है, इसी कारण से इसका रंग क्या होता है, काला होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इन दोनों के नाम। ठीक है, टाइटेनोमैग्नेटाइट और एल्यूमिनियम के सिलिकेट के कारण इस मिट्टी का जो रंग है ना वो कैसा होता है, काला होता है। ठीक है, इसमें पोटास, चूना, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस की इसमें कमी होती है इस प्रकार की मिट्टी में। मतलब प्राकृतिक रूप से इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। अगर इस मिट्टी को भीगने दिया जाए तो ये भीग करके एकदम से ही चिपचिपी हो जाती है, और अगर इसको सूखने दिया जाए तो सूख करके गहरी दरारों वाली ये बन जाती है, खेत बन जाता है। तो भीगने पे एकदम ही चिपचिपी हो जाती है और सूखने पे क्या हो जाता है, बहुत गहरे गहरे दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है जी, आइए अब हम उर्वरा शक्ति की बात कर लेते हैं इसका। तो ये मिट्टी जो है ना वो बहुत ज़्यादा उर्वर है, बहुत ज़्यादा उर्वर है। इसमें किस प्रकार के ये उपजाए जाते हैं, फसल उपजाए जाते हैं, तो सभी प्रकार के फसल उपजाए जाते हैं। खास करके खाद्यान्न, खाने वाली चीज़ें, सभी प्रकार की चीज़ें इसमें उपजाई जाती हैं। इसके अलावा कपास, तेलहन तो खाने वाले में ही आ गया, गन्ना, सब्जियां, खट्टे फल और तंबाकू, जो मतलब बिहार और उत्तर प्रदेश में काफ़ी फेमस है, जो कि तंबाकू, ये तंबाकू भी काली मिट्टी में ही उपजाई जाती है, जिसे खैनी भी कहते हैं कई जगहों पे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एक जानकारी वाली बात है, वो ये कि ये जो मिट्टी है ना, वर्षा की पहली फुहार जैसे ही पड़े वैसे ही इस मिट्टी को क्या कीजिए, जोत दीजिए। अगर नहीं जोतेंगे तो क्या होगा, तो जैसा कि मैंने बताया कि एक बार काली मिट्टी भीग जाए तो ये बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है। अब अगर चिपचिपी हो गई तो फिर इस पर ट्रैक्टर चलाएंगे तो बढ़िया से चल नहीं पाएगी। ठीक है, और ना ही ये बढ़िया से जोता पाएगी, तो थोड़ा सा जोतना कठिन हो जाता है। और अगर ये बहुत ज़्यादा सूख जाए तो सूखने पे भी ये बहुत हार्ड हो जाता है, तब भी जोतना कठिन हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा भीगने पे या तो फिर बहुत ज़्यादा सूखने पे इसकी जो जोताई है ना वो थोड़ी सी मुश्किल है। इसीलिए कहा जाता है कि वर्षा की पहली फुहार पड़े आप क्या करो, इस मिट्टी को जोत दो। ठीक है बच्चों, तो ये था काली मिट्टी के बारे में। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं मिट्टी के अगले प्रकार की, जो कि है लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी के बारे में मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख रखा है। लाल मिट्टी का निर्माण जो होता है ना वो लोहा और मैग्नीशियम से जो युक्त खनिज होते हैं उनकी चट्टानों से ये होता है। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा चट्टान जिसमें लोहे का भी खनिज हो और साथ ही साथ मैग्नीशियम का भी खनिज हो, वो चट्टानों से अगर किसी मिट्टी का निर्माण होगा, वो चट्टान अगर टूट टूट के छोटे छोटे कणों में बिखरेगा ना, तो उससे जिस मिट्टी का निर्माण होगा वो कौन सी मिट्टी होगा भाई, लाल मिट्टी होगा। ठीक है, अब इसका जो रंग होता है लाल क्यों होता है, तो उसमें लोहे की उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। ऑब्जेक्टिव का सवाल बनता है।
इसका पीएच मान का बात करें तो 6.6 से लेकर के 8 के बीच में होता है इसका पीएच मान। दक्कन के पठार, पूर्वी और दक्षिणी भागों के 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा जिन भी क्षेत्रों में होती है ना, उनमें ये वाली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और तमिलनाडु में तो 2/3 क्षेत्रों में यही मिट्टी पाई जाती है। तमिलनाडु का लगभग मतलब कि 3 हिस्से में तमिलनाडु को बांट दीजिए तो 2 हिस्से में लाल मिट्टी पाई जाती है। ओके बच्चों, अब थोड़ी सी बनावट की बात कर लेते हैं। तो बनावट ये हल्का होता है, रंध्रमय होता है। रंध्रमय का मतलब कि भुरभुरा सा होता है। इसके अलावा ये क्या होता है, मुलायम होता है ये मिट्टी, लाल मिट्टी, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें फसल कौन सी उगाई जा सकती है। तो सभी फसलों को हम लोग इसमें उगा सकते हैं, लेकिन अगर खासकर कुछ जो पर्टिकुलर फसल हैं उसकी बात करें कि कौन सी फसल ज़्यादा अच्छी होती है भाई, तो इसमें धान की फसल अच्छी होती है, तंबाकू की फसल अच्छी होती है, आलू की फसल अच्छी होती है, मूंगफली भी अच्छा उपजता है भाई। इसके अलावा सब्जी का भी यहाँ पे उत्पादन हो जाता है, सब्जी भी उपजता है इस मिट्टी में अच्छे तरीके से। तो ये हमने लाल मिट्टी के बारे में जाना। अब हम लोग बात कर लेते हैं मिट्टी के अगले प्रकार की, जो कि है लैटेराइट मिट्टी। तो लैटेराइट शब्द की उत्पत्ति लैटिन का एक शब्द लैटर से हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं कि इस लैटर का मतलब क्या होता है। तो लैटर का मतलब होता है ईंट। जिस तरीके से गीली मिट्टी को पका करके ईंट बनाया जाता है, उसी तरीके से मिट्टी को तेज धूप और वर्षा में अगर छोड़ दिया जाए, या तो कहें कि छोड़ क्या देंगे, मिट्टी तो वैसे ही रहेगी, तो तेज धूप और वर्षा जो है उस मिट्टी को बहुत ज़्यादा पका देता है। कहाँ पे तेज धूप होगा, तो उष्ण क्षेत्र जो होते हैं, मतलब गर्मी वाले क्षेत्रों में तेज धूप और तेज वर्षा मिल करके इस मिट्टी का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लैटेराइट मिट्टी कहते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो, यानी कि 1.3 करोड़ हेक्टेयर ही है, ज़्यादा नहीं है। लोहे के ऑक्साइड जो है ना, वो इसमें जिस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते एक दूसरे में गुथे रहते हैं, उसी तरीके से लोहे के ऑक्साइड इस मिट्टी में क्या रहता है भाई, गुथा रहता है, ठीक है। इसीलिए अगर पानी पड़ जाए इस मिट्टी पे तो इसका रंग क्या हो जाता है, काला हो जाता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास और मैग्नीशियम, ये सभी तत्वों की कमी होती है, मतलब कि ये सारे तत्व इसमें पाए नहीं जाते हैं। तो अगर जिसमें ये सारे तत्व नहीं पाए जाएं तो उसमें फसल उपजेगा, अच्छे से नहीं उपजेगा। लेकिन किसी के पास सिर्फ यही मिट्टी रहे तो वो क्या करे, फसल तो उसी में उपजाना है ना। तो अगर आप फसल उपजाना चाहते हो इस तरह की मिट्टी में, तो आपको उर्वरक का इस्तेमाल लगातार करना पड़ेगा, लगातार खाद डालने पड़ेंगे उसमें, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है कि लगातार उर्वरक का इस्तेमाल करना पड़ता है, उर्वरक की आवश्यकता होती है अगर आप इसमें से कुछ उपजाना चाहते हो। ये मिट्टी पाई कहाँ जाती है, तो पहाड़ी क्षेत्रों के जो चोटी होते हैं प्रायः उस पे पाई जाती है, ठीक। अगर कुछ स्थान का बात करें तो पूर्वी घाट, राजमहल के कुछ क्षेत्र, केरल का तो लगभग मतलब इलाका ही पूरा कह सकते हो। इसके अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बंगाल के भी कुछ हिस्से जो है ना वो लैटेराइट मिट्टी से ढके हैं, या तो कह सकते हैं कि इन हिस्सों में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो ये था लाल मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी के बारे में। अब हम लोग देखते हैं मिट्टी के अगले प्रकार। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब हम लोग मिट्टी के कुछ और प्रकार देख लेते हैं, जिनमें से जो सबसे पहला प्रकार है वो है रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी मतलब कि जो बलुआही मिट्टी होती है ना, जिनमें बालू मिले होते हैं, उसे क्या कहते हैं, रेतीली मिट्टी कहते हैं। ये मिट्टी भारत के पश्चिमी भागों में सबसे अधिक पाई जाती है। इसमें घुलनशील लवण पाए जाते हैं और नाइट्रोजन भी बहुत अधिक मात्रा में इसमें पाया जाता है। लेकिन इसमें जीवाश्म की कमी होती है, यानी कि जो जिंदा चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि मतलब केचुआ वगैरह जो होता है, उसमें इसकी कमी होती है, क्योंकि भाई इसमें पानी बहुत कम होता है ना, और फॉस्फोरस भी इसमें बहुत कम होता है। इसीलिए इन दोनों की कमी के कारण ये मिट्टी उपजाऊ नहीं रह जाती, बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान पूरा इसी मिट्टी से ढकी हुई है, कुछ भाग पंजाब के, कुछ भाग हरियाणा के। इसके अलावा जो गुजरात का कच्छ वाला इलाका है वो भी क्या है भाई, रेतीली मिट्टी से ही ढकी हुई है। इन इलाकों में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। इसमें सिंचाई की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको कुछ उपजाना हो तो बार बार पानी पटाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप पानी डालते हो वो सारा का सारा पानी कहाँ चला जाता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है। अगर उत्पादन के लिए देखें कि कौन सा फसल यहाँ पे उपजता है भाई, तो मूंगफली का उत्पादन अच्छे से हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये था रेतीली मिट्टी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानकारी। अब हम लोग बात करते हैं वन या तो पहाड़ी मिट्टी, ठीक है। तो जंगलों के बीच में पाया जाने वाला जो मिट्टी है, या तो जो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी के ऊपर का इलाका, या तो पहाड़ी के नीचे जो मतलब जो तराई में जो पाया जाने वाला मिट्टी है, उसे क्या कहते हैं, वन या पहाड़ी मिट्टी। कहाँ पे पाई जाती है, तो हिमालय के आसपास का जो भी मतलब क्षेत्र है, हिमालय का नीचे वाला, ऊपर वाला, ठीक है, पहाड़ी मिट्टी कहलाता है। पूर्वी घाट आप सब लोग जानते होंगे। दक्षिणी भारत के जो पर्वतीय जंगल हैं, उन सभी में जो पाई जाने वाली मिट्टी है ना, उसे क्या कहते हैं, वन या तो फिर पहाड़ी मिट्टी कहते हैं।
इसमें जैविक पदार्थ बहुत होते हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं, मतलब छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन पोटास, फास्फोरस और चूना का कमी होता है, इसीलिए अगर आपको कुछ उपजाना है इसमें तो आपको उर्वरक देना पड़ेगा बार बार, यानी कि उर्वरक की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब हम लोग कुछ इलाके जान लेते हैं जहाँ पे इस तरह की मिट्टी पाई जाती है, और ये भी जान लेते हैं कि उन इलाकों में वहाँ पे क्या हो रहा है, इस मिट्टी के साथ कौन सी चीज़ें उपजाई जा रही हैं। तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मणिपुर, इन सब में, मतलब कि इन सभी राज्यों में इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। और इन राज्यों में वहाँ पे क्या उपजाया जा रहा है भाई, तो चाय उपजाया जा रहा है, कॉफ़ी उपजाया जा रहा है और मसाला उपजाया जा रहा है, ठीक है। तो ये थे कुछ मिट्टी के प्रकार। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग एक दो टॉपिक और बच रहे हैं इसमें, उसको भी कवर कर लेते हैं और फिर हमारा वीडियो समाप्त हो जाएगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर के जो बचे हुए टॉपिक हैं उनके बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, एग्जाम के नज़रिए से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है मिट्टी का कटाव किसे कहते हैं। तो मिट्टी का किसी भी कारण से बह जाना या मिट्टी में उपस्थित जो वनस्पति हैं या जो पोषक तत्व हैं उनका समाप्त हो जाना, ये क्या कहलाता है, मिट्टी का कटाव कहलाता है। मिट्टी का कटाव के लिए जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है ना वो कौन है भाई, तो वो है पानी। पानी जो है ना वो मिट्टी को अपने साथ क्या करता है, बहा करके लेके चला जाता है। मिट्टी क्या है, तो जो भूमि का जो ऊपर वाला पोर्शन है जहाँ पे खेती गृहस्थी होता है उसी को क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। तो पानी पड़ता है तो वो ऊपर वाला हिस्सा जो है ना वो बहता हुआ चला जाता है, इसी को मिट्टी का कटाव कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी के जरिए ही मिट्टी का कटाव होता है, हवा से भी मिट्टी का कटाव होता है। अगर आपने खेत को जोत दिया और जोतता इतना अच्छे से जोत दिया कि ऊपर वाला जो हिस्सा है ना एकदम ही मतलब महीन हो गया, भुरभुरा हो गया, और तेज आंधी आएगी ना तो वो मिट्टी को अपने साथ क्या करेगा, उड़ा करके लेके चला जाएगा। तो हवा के जरिए भी कटाव होता है, लेकिन जो मुख्य कारक है वो कौन है, पानी है, ठीक है। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा मिट्टी के कटाव के प्रकार पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है परतदार क्षरण। देखो कम ढाल वाली जो ज़मीनें होती हैं, मतलब जो सतह है, समतल मैदान है, उसमें अगर पानी पड़ जाए और बड़ा तेज पानी पड़े तो उससे क्या होगा कि मिट्टी का जो ऊपर वाला हिस्सा है, या तो जो कहें भूमि का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, वो पानी के साथ क्या होता है, बह करके चला जाता है। तो मिट्टी बह गया और साथ ही साथ उसमें उपस्थित जो वनस्पति है, जो पोषक पदार्थ है, वो भी क्या हो गया, बह गया। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, परतदार क्षरण, यानी कि मिट्टी का एक परत ऊपर से क्या हो गया, बह गया, ठीक है। दूसरा है खुरदुरा क्षरण। खुरदुरा क्षरण किसे कहते हैं भाई, तो मान लीजिए परतदार क्षरण हो गया, किसी मिट्टी का एक परत ऊपर से बह करके क्या हो गया, निकल गया। उसके बाद बारिश और हो ही रही है, तो वो बारिश जो है ना वो क्या करेगा, मिट्टी का जो बचा हुआ पोर्शन है ना, जो एक परत के बाद जो नीचे का परत है उसमें क्या करेगा भाई, उसकी मिट्टी को भी ऐसे कोड़ कोड़ के, या तो कह सकते हैं गड्ढा कर देगा, जो बारिश की बूंदें पड़ेंगी उससे गड्ढा हो जाता है, ठीक है। और वो वाला मिट्टी क्या हो जाएगा, निकल करके बहता रहेगा, जहां पर भी बारिश की बूंद पड़ी वहां से थोड़ा सा मिट्टी निकल गया, ठीक है जी। तो ये मिट्टी जो बह जाएगा, तो जो बचेगा मिट्टी बहने के बाद जो नीचे बचा हुआ है वो कैसा रहेगा, खुरदुरा रहेगा। तो उस क्षरण को क्या कहते हैं, खुरदुरा क्षरण। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो खुरदुरा क्षरण है वो परतदार क्षरण होने के बाद का घटना है, खुरदुरा क्षरण। अगला जो क्षरण का प्रकार है उसे कहते हैं अवनलिका क्षरण। अवनलिका क्षरण यानी कि नालीदार क्षरण। नालीदार क्षरण को थोड़ा सा समझते हैं। बड़ा तेज बारिश हो, बहुत तेज बारिश हो, ठीक है जी, तो बारिश का पानी कैसे जाता है, अगर मान लो किसी भी कारण बस नाली जैसा बना करके चला जा रहा है, जैसे नाली में पानी बहता है उसी तरीके से अगर बारिश का पानी भी बहते हुए चला जाए तो बारिश का पानी सिर्फ अपने ही नहीं जाएगा, उसके नीचे जो मिट्टी पड़ रहा है ना उसे भी अपने साथ क्या करेगा, बहाते हुए लेके चला जाएगा, ठीक है। अब बारिश रुकी तो आप देखोगे कि भाई यहाँ से बारिश गई है, ठीक है, तो जहाँ से बारिश गई है ना उसके नीचे का मिट्टी क्या हो गया, बह करके चला गया, उसी के साथ दह गया, ठीक है जी। तो वो वाला क्षरण जो नालीदार क्षरण हुआ है उसे ही क्या कहते हैं, अवनलिका क्षरण कहते हैं, ठीक है। तो अवनलिका क्षरण समझ में आ गया होगा। एक होता है अवमूल्यन। अवमूल्यन क्या होता है कि किसी भी खेत को, जमीन को आप लंबे समय तक परती छोड़ दीजिए, उसमें कुछ लगाइए ही नहीं, तो वर्षा तो होती ही रहेगी, वह हर साल होती है, ठीक है। तो वर्षा जल के कारण जो मिट्टी का ऊपर वाला भाग है ना, जो ऊपर वाले भाग को ही तो मिट्टी कहते हैं, तो वो मिट्टी जो है वो क्या होगा, वर्षा के जल के साथ धीरे धीरे कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है, और ऊपर वाले पोर्शन में पोषक तत्वों की कमी पड़ जाती है, जिस कारण से वो मिट्टी उतना ज़्यादा उपजाऊ नहीं रह जाता है। तो ये जो घटना है इसे ही क्या कहते हैं, अवमूल्यन, यानी कि मिट्टी का जो मूल्य है ना वो क्या हो गया, कम हो गया, उसमें जो पोषक पदार्थ है वो क्या हो गए, कम हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि लंबे समय तक अगर परती छोड़ दिया जाए तो वर्षा जल के साथ मिट्टी जो है वो कहाँ चली जाती है, नीचे चली जाती है। अच्छा, नदी तटों में मृदा क्षरण, ये क्या है भाई,
तो हमने पढ़ा है कोई भी नदी अपने साथ क्या करती है, मिट्टी बहा के लाती है और किनारे पे क्या करती है, छोड़ देती है। लेकिन वैसी नदी जिसमें हमेशा बाढ़ आते रहती है, वो क्या करता है, वो भाई उधर से ढेर सारा बालू लेके आएगा और आकर के क्या करेगा, सीधा जाके जो भी खेत वेत है सब में फैला देगा। जहाँ जहाँ बाढ़ गया है सब में क्या किया, वो बालू फैला दिया। तो वो वाला बालू में आप कर पाओगे खेती, नहीं कर पाओगे। तो इस प्रकार का जो मिट्टी का जो हानि है ना, उसे क्या कहते हैं भाई, नदी तटों में मृदा क्षरण कहते हैं। सागर तटों में भी इसी प्रकार से कटाव होता है, मतलब कि सागर वाला इलाका जहाँ पे सागर का मतलब एंड हो रहा है, वहाँ पे ज्वार भाटा के कारण आसपास का जो जमीन है ना, उसका क्या होते रहता है, क्षरण होते रहता है। ज्वार भाटा आप समझते होंगे, जो बारिश ऐसे ऊपर नीचे होती हुई आती है, वो मिट्टी को काटती हुई क्या करती है, चली जाती है हमेशा। ठीक है जी, तो सागर तटों पर भी क्षरण होता है। तो ये हमने पढ़ा मिट्टी के कटाव के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे मृदा संरक्षण के बारे में। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं कि मृदा संरक्षण होता क्या है। तो मिट्टी के कटाव को रोकना और उसकी उर्वरता में जो आने वाली कमी है उसे रोकना क्या कहलाता है, मृदा संरक्षण कहलाता है। संरक्षण का मतलब होता है बचाना। अगर हम मिट्टी को बचा रहे हैं यानी कि हम मृदा संरक्षण कर रहे हैं, तो मिट्टी को किससे बचाने की ज़रूरत है, तो मिट्टी को बचाना है बंजर होने से। ठीक है, यानी कि उसकी उर्वरा शक्ति को बनाए रखना है, और मिट्टी को बचाना है बह जाने से, कटाव से, है ना। तो इन दो चीज़ों से मिट्टी को बचाना ही क्या कहलाता है, मृदा संरक्षण कहलाता है। किस तरीके से कर सकते हैं ये दो काम, तो कुछ उपाय यहाँ पे बताए हैं, जैसे कि भूमि का नियोजन करके। भूमि का नियोजन से ये मतलब है कि हम भूमि का बंटवारा कर दें कि इतना भूमि में जंगल होना ही होना है। अगर इतना भूमि में जंगल नहीं रहेगा तो बारिश नहीं होगी, तो भूमि क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। लेकिन हाँ, जंगल एक लिमिटेड होना चाहिए कि इतना जंगल हो तभी बारिश अच्छे से होगी और हमारी भूमि जो है वो क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। ठीक है जी। दूसरा है आवश्यक पोषक तत्वों का ये पूर्ति करते रहना। किसी भी मिट्टी का ये होता है कि हमने लगातार अगर उसमें खेती किया, लगातार खेती किया, तो उसमें जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, पोटास होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, इन सबों की कमी पड़ जाती है। फॉस्फोरस भी होता है, इन सब की कमी पड़ जाती है। तो उस कमी के कारण क्या होता है, उसकी उर्वरा शक्ति कम जाती है, यानी कि उसमें से थोड़ा सा अनाज कम उपजने लगता है। तो उसकी उर्वरा शक्ति को बनाए रखना है ना भाई। तो कैसे बनेगा, तो जो चीज़ कमा है उसे बाहर से डाल दीजिए। तो कैसे डालेंगे, तो उर्वरक के रूप में जो मिलता है, फर्टिलाइज़र, खाद, उसके रूप में डालिए, या तो मतलब जो घर पे खाद, जैविक खाद बनाते हैं उसको डाल दीजिए। उससे भी क्या होगा, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। इसके अलावा एक चीज़ और है, फसल चक्र अपना करके भी हम लोग मृदा संरक्षण कर सकते हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रख सकते हैं। तो आइए फसल चक्रण को समझ लेते हैं। फसल चक्रण ये होता है कि दो मुख्य फसलों के बीच में एक दलहन का फसल लगा दिया जाए, तो इसी को क्या कहते हैं, फसल चक्रण कहते हैं। जैसे कि हमने धान रोपा और फिर उसके बाद गेहूं रोपा, तो धान भी एक मेन फसल है, गेहूं भी एक मेन फसल है। ठीक है, उस दोनों फसलों के बीच में क्या कर दिया भाई, तो कोई भी दलहन का एक फसल, जैसे कि मटर हो गया, चना हो गया, मूंग हो गया, मसूर हो गया, कुछ भी आप लगा दीजिए। उससे खेत का जो उर्वरा शक्ति है ना वो बना रहता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, क्या होता है, जैसे आपने एक हेवी सा खेती कर लिया, हेवी सा खेती किया, जैसे धान उपजाया, तो धान जो है ना बहुत सारी मिट्टी के अंदर के जो पोषक तत्व हैं उसको खींच लेते हैं। अब खींचने से मिट्टी क्या हो गई है भाई, कमजोर हो गई है। लगे हाथ आपने गेहूं लगा दिया तो गेहूं भी ढेर सारा पोषक तत्व को खींच लेगा। तो जो जमीन है ना, मिट्टी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कमजोर हो जाता है। तो भाई वो बहुत ज़्यादा कमजोर ना हो जाए, इसके लिए धान उपजाने के बाद हम उसमें क्या उपजा देते हैं, क्या लगा देते हैं, एक दाल की फसल लगा देते हैं, दलहन फसल लगा देते हैं। दलहन की फसल में क्या होता है कि दलहन का जो फसल होता है उसके जड़ में छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं, जिनमें कुछ ऐसे मतलब जीवाणु पाए जाते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करता है, जमीन में ला करके उसको क्या करते रहता है, स्थापित करते रहता है, यानी नाइट्रोजन की कमी को क्या कर देता है, पूरा कर देता है। अब आप लोगों को बताना है कि उस जीवाणु का नाम क्या है। ठीक है, आर से नाम है उसका, आप लोग बताइए कि उसका क्या नाम होता है। ठीक है जी, तो फसल चक्र समझ गए। इसके अलावा अगर आपको मतलब कि कटाव रोकना है तो पशु चराई पर नियंत्रण करना। ऐसा नहीं कि मतलब पशुओं को एकदम चरने के लिए इतना ज़्यादा छोड़ दीजिए कि वो इतना ज़्यादा घास चर जाए कि भाई ज़मीन पे घास ही ना रहे, फिर बारिश हो तो मिट्टी को बहा करके बारिश लेके निकल दे। तो पशु चराई पर नियंत्रण करना है। इसके अलावा वनों का जो अंधाधुंध कटाई हो रहा है ना, उस पर रोक लगाना है। कुछ लोग हैं जो कि अपनी कमाई के लिए, निजी कमाई के लिए, कि वो खूब अमीर बनते चले जाएं, इसके लिए वो जंगलों को लगातार काट रहे हैं। ठीक है, और उन लकड़ियों को बेच रहे हैं।
तो ऐसा करने से क्या हो रहा है, जंगल की कमी हो रही है। अब जंगल की कमी होगी तो मृदा का कटाव होगा, बारिश कम होगा, भूमि बंजर होगी। और अगर कहीं पे ज़्यादा बारिश हो जाए तो भाई मिट्टी को रोकने के लिए पेड़ ही नहीं है वहाँ पर। मिट्टी को कौन पकड़ के है, पेड़ पौधा पकड़ के रहता है ना, कि बारिश हो तो मिट्टी बह न जाए, इसलिए पेड़ जो है उसको क्या करके रहता है, पकड़ के रखता है। सारा इंतजाम ऊपर वाले ने कर रखा है। वो हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, उस इंतजाम को इधर उधर कर दे रहे हैं, हिला दे रहे हैं, जिसके वजह से हम लोग भुगत रहे हैं चीज़ों को। ठीक, अब देखिए ढालू भूमि पर अनुप्रस्थ या तो फिर समोच्च जुताई कर करके, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग कैसे समझें। देखिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक ढालू भूमि है, ढालू भूमि का मतलब होता है कि ऐसे ढलावदार भूमि है, ठीक है। तो अगर हम इसमें जुताई करते हैं इस तरीके से, ठीक है, मान लो कि ये वाला हिस्सा ऐसे ढलते हुए चला आ रहा है और इसको हमने ऐसे ही जोत दिया, ऐसे ही जोत दिया, तो अगर खुदा न खास्ता बारिश हो जाए तो भाई ढालू तो यही है, ऐसे ही पानी ऊपर से नीचे आएगा, और हमने जोत भी दिया है ऐसे ही, तो पानी ऐसे नीचे आएगा ना, तो अपने साथ साथ ढेर सारा मिट्टी को बहाते हुए लेके चला आएगा। और मैंने इसे मिटा दिया भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना बैक करके, ठीक है। तो भाई ये ऐसा अगर आप खेत ये कर दोगे, जुताई कर दोगे, तो नुकसान हो जाएगा, सारी की सारी मिट्टी क्या हो जाएगी, बह जाएगी। तो अगर इधर का ऐसे ढालू जमीन है तो हम इसको जोतेंगे कैसे, ऐसे जोतेंगे, ऐसे जोतेंगे, है ना, ताकि जो बारिश हो तो मिट्टी बह के ना जाए। जैसे यहाँ से पानी थोड़ा सा नीचे आया तो यहाँ पे तो ऊंचा हुआ भाग है ना भाई, जोतने पे क्या हो जाता है, खेत ऐसा हो जाता है, थोड़ा सा गड्ढा फिर ऊंचा, फिर गड्ढा फिर ऊंचा, ऐसे होता है जोताई, ठीक है। तो सारा का सारा मिट्टी नीचे नहीं आएगा, फिर मिट्टी ऊपर में ही फंसे रह जाएंगे। या तो अगर आप ऐसे नहीं जोतते हो तो समोच्च जुताई कीजिए, यानी कि इस तरीके से, ऐसे गोल गोल ऐसे, ताकि पानी पड़े ना तो सारा का सारा मिट्टी बह करके नीचे ना चला जाए। यहाँ से उठ करके जाएगा तो यहाँ पे ऊंचा है, फिर नीचे गड्ढा है, फिर ऊंचा है, फिर नीचे गड्ढा है, ठीक है। तो सारा का सारा मिट्टी जो है बह नहीं सकता है। तो इस तरह की जुताई करके क्या करें, खेती करें। इसके अलावा झाड़ी लगाइए, पेड़ लगाइए, जिससे कि क्या हो, मतलब कि बारिश हो तो मिट्टी का कटाव ना हो, है ना। मिट्टी को ये सब लोग क्या करें, पकड़ के रखे रहें, इससे भी मिट्टी को बचा सकते हैं। कभी कभी भूमि को परती भी छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दिनों के लिए, है ना, 5 महीने 6 महीने के लिए परती छोड़ दीजिए, ताकि उसमें जो मतलब ये आया है, उसके पोषक तत्वों में कमी आई है, उसके अंदर जो ये होते हैं जीवाश्म होते हैं, उसमें जो कमी आया है वो क्या हो जाए, फिर से पूरा हो जाए। जल जमाव नहीं होने देना है मिट्टी पर। अगर कहीं पे जल जमाव हो गया तो मिट्टी जो है वो अम्लीय हो जाता है और ख़राब भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये था आज का पूरा पढ़ाई। इस टॉपिक के साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा। अगर सच में मज़ा आया है तो इसे एक लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरीके का लेक्चर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए SR क्लास के साथ।